हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, आज का प्रश्न है, राज्य के विभिन्न रूपों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, राज्य हजारों वर्षों के ऐतिहासिक प्रक्रिया के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण कर पाया है। यह विभिन्न कारकों जैसे धर्म, युद्ध, संपत्ति, राजनैतिक चेतना और प्रौद्योगिकी उन्नति के अंतःक्रिया का परिणाम है। अतः राज्य के ऐतिहासिक उद्भव प्रक्रिया में निम्न रूप है। इसका पहला है जनजातीय राज्य। जनजातीय राज्य संगठन की सबसे पुरानी अवस्था थी। जनजातीय राज्य आकार में छोटे होते हैं। राज्य का एक मुखिया होता था। जनजाति के सभी सदस्य मुखिया की आज्ञा का पालन करते थे। जो सदस्य आज्ञा का पालन नहीं करता था उसको सजा मिलती थी। और दूसरा है प्राच्य साम्राज्य। इसको ओरिएंटल साम्राज्य भी बोलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जनजातीय लोग ऐसी जगह पर जा बसे जहां उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी। वे ऐसी जगह पर बस गए जहां उन्हें भोजन पानी तथा उनके जानवरों के लिए चारा आसानी से उपलब्ध था। ओरिएंटल साम्राज्य ना तो मजबूती से केंद्रित था, ना ही नज़दीक से जुड़ा हुआ था। वह अधीनस्थ इकाइयों से बना था जो स्थानीय मामलों में स्वराज के अधीन था। वह केंद्र के पर्यवेक्षण में था। हालांकि इन साम्राज्य के बड़े आकार ने केंद्र प्राधिकरण को नुकसान पहुंचाया, जिसका परिणाम स्थानीय स्तर पर विद्रोह और बाहरी आक्रमण हुआ। इसी में तीसरा है ग्रीक शहर राज्य। अगली अवस्था ग्रीक शहर राज्य था। प्राचीन समय में ग्रीस के विलक्षण स्थान ने राजनीतिक संगठन के एक नए रूप के विकास में मदद की, जिसे शहरी राज्य कहा गया। रोमन साम्राज्य। तीसरा है रोमन साम्राज्य। ग्रीक शहर साम्राज्य के पतन के उपरांत मुख्य राजनैतिक विकास रोमन साम्राज्य का उद्भव था। रोमन राज्य कई अवधि से गुजरा। पहली अवधि राजशाही राज्य था। इस अवधि के दौरान राजा केवल राज्य का मुखिया ही नहीं होता था, बल्कि समुदाय का मुख्य पुजारी भी होता था। राजा को बुजुर्गों की परिषद से सलाह करनी पड़ती थी तथा उनकी सलाह को मानना पड़ता था। सामंती राज्य। रोमन साम्राज्य के विघटन के उपरांत केंद्र प्राधिकार समाप्त हो गया और इसका विशाल क्षेत्र शक्तिशाली सामंत प्रमुख के हाथों में चला गया। जैसे जमींदारों के पास अधिक भूसंपत्ति, अपनी भूसंपत्ति के आधार पर इन लोगों ने अपना अपना समुदाय बना लिया। यह सामंत प्रमुख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राज करने लगे। प्रत्येक सामंत अपनी भूमि को मुख्य ठेकेदार को दे देते थे, जो आगे उसे अन्य किराएदारों को दे देते थे। इस व्यवस्था ने श्रेणीबद्ध राजनीतिक संगठन को जन्म दिया। सबसे लास्ट है आधुनिक राष्ट्र राज्य। आधुनिक राज्य को मुख्य रूप से राष्ट्र राज्य कहा गया है। सामंतवाद का स्थान राष्ट्र राज्य ने लिया, जो दोनों भाषा तथा राष्ट्रीयता के बंधन पर आधारित थे। शुरुआत में राष्ट्र राज्य मुख्यतः राजतंत्र थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के मध्य से
पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के बहाव तथा यूरोप के विभिन्न भागों में प्रजातंत्र देखा गया। हम 6 दिए, आप लोग 5 भी लिख सकते हैं। दूसरा है राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सरोकार की व्याख्या कीजिए। आंसर है सी राइट मिल्स के अनुसार वैधता का विचार राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। राजनीति के अध्ययन का संबंध उन प्रमुख विधियों से है जिनके द्वारा सत्ताधारी अपनी सत्ता को उचित ठहराते हैं और इनमें भी की गई कि वह कहीं तक इसमें सफल होते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि लोग विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था को कहाँ तक वैध मानते हैं और इस प्रकार राजनीतिक संरचना का आधार संपत्ति पर कितना है। वनिस्पत बल प्रयोग के सत्ता के उन वास्तविक औचित्यों का पता लगाना भी महत्वपूर्ण है जिनको कि प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात वे विधियों जिनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को वैध बताया जाता है, जैसा कि विशिष्ट वर्गवाद सिद्धांत शास्त्री मोस्का कहते हैं। यह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक मंत्र है। वैधता का प्रश्न तब और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्थायित्व और परिवर्तन के बात आती है। यह सच है कि राजनीतिक प्रणालियां उन परिस्थितियों में भी संचालित हो सकती है जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रणाली की वैधता को मानना छोड़ दे। हाल के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया जा सकता है। उसी तरह पोलैंड, जहां यह प्रतीत होता था कि जरूजेस्की काल की उल्लेखनीय लोकप्रिय तत्वों की आंखों में थोड़ी ही वैधता थी। बात यह है कि ऐसी स्थिति में शासन काल को पूरी तरह से शक्ति पर भरोसा करना पड़ता है, तब यह अपने आप को अधिक अनिश्चित स्थिति में आघात योग्य और आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव की जकड़ में पाता है। यह प्रणाली कुछ समय के लिए रह सकती है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थितियां तब उत्पन्न हो जाती है जब यह सहमति के बजाय बल पर अधिक आधारित होती है। तीसरा प्रश्न, अवैधीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। इसमें इस बात का उल्लेख है कि क्योंकि एक क्रांति अक्सर एक ऐसी अवधि से पहले होती है जब संगठन के नियंत्रित विचार निरंतर आलोचना के विषय होते हैं, इसे अवैधीकरण की प्रक्रिया भी कहा जा सकता है, जिसके तहत विचार जो कि शक्ति की मौजूदा संरचना को सही ठहराते हैं हमले के दायरे में आते हैं। फ्रांस में प्राचीन शासन के पतन के बहुत पहले दैवीय अधिकार और निरंकुशता के विचारों का दार्शनिकों पूर्ण राज्य के आलोचकों ने उपहास और खंडन किया था। अवैधीकरण के इस तरह के आंदोलन ने पुरानी व्यवस्था की नींव को कमजोर करने में योगदान दिया। इसने अपनी क्रांति को उखाड़ फेंकने का रास्ता तैयार किया। एक मामला आधुनिक समय में वाइमर गणराज्य का हुआ, जब जर्मन आबादी के बड़े हिस्से में लोकतांत्रिक शासन में विश्वास खो दिया और कम्युनिस्ट विकल्प के डर से हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दिया। परिणाम यह था कि बिना संघर्ष के गणतंत्र का पतन हो गया। इसी तरह के कारणों का पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर समान प्रभाव था। उदार लोकतंत्र के कई पश्चिमी प्रणालियों को उखाड़ फेंका गया और फासीवादी या अर्ध-फासीवादी सत्तावादी प्रणालियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जैसा कि इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया और हंगरी में हुआ था। एक सामान्य अर्थ में
यह होना चाहिए कि कोई भी विषय अपनी स्थिरता खो देता है क्योंकि वह अपने विषयों की दृष्टि में वैधता का आनंद लेना बंद कर देता है। अंत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य समय भी वैधता और अवैधता की प्रक्रियाएं किसी भी राजनीतिक प्रणाली की अस्थायी विशेषताएं हैं। वैधता की प्रक्रिया मौजूदा व्यवस्था की वैधता के लिए उपलब्ध कई मार्गों के माध्यम से कम या ज़्यादा सूक्ष्म तरीकों से की जाती है। वैध विचारों को शिक्षा की शुरुआती चरणों से इसमें शामिल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संपर्क के माध्यम से फैसले से फैलाया जाता है और विशेष रूप से प्रेस, टेलीविज़न और अन्य बड़े पैमाने पर मीडिया के प्रभाव से यह फैलता है। इसका विचार जो स्वीकृत किए जाते हैं या व्यवस्था की सीमाओं के भीतर माने जाते पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों पर लगभग थोपे गए होते हैं, जो उन सीमाओं से परे होते हैं, गैर कानूनी रूप से विद्यमान होते हैं। इसे बहुत अप्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक विकल्पों की एक श्रृंखला को बंद कर देते हैं।